दोस्तों नमस्कार, मैं करण, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आपने अपनी ज़िंदगी में ये कभी ना कभी महसूस किया होगा कि आप अगर किसी व्यक्ति को दुख पहुंचाते हो या कोई किसी व्यक्ति को धोखा देता है तो उस कर्म का फल उसे मिलता ज़रूर है। अब वो कैसे, कितना और कब देना है ये भगवान अपने हिसाब से तय करते हैं, पर उसे वो मिलेगा ही, ये काल बाधित सत्य होता है। अब वो फल जो है वो अपने किसी से मिले तो वो और भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद हो जाता है। अब ऐसा ही कुछ शरद पवार के साथ हुआ, क्योंकि ज़िंदगी भर दूसरों की पार्टियां तोड़ना, जनादेश का अपमान करना, जनता ने अगर आपको विरोधी पक्ष में बैठने के लिए कहा है तो उसका अपमान करके सत्ता में जाना, कैसे भी करके सत्ता प्राप्त करने के लिए तोड़ मोड़ की राजनीति करना, मतलब विचारधारा के विरुद्ध जाकर, विचारधारा को बेचकर किसी भी पार्टी को अपने साथ लेकर सत्ता में जाना और सत्ता में जाकर ना ही जनता का भला करना, ऐसे अनेक पुण्य के काम शरद पवार ने कई बार किए। 3 बार मुख्यमंत्री हुए, या मैं कहूँ कि 4 बार मुख्यमंत्री की शपथ ली, पर 8 साल का ही कार्यकाल पूरा कर पाए। हर बार सत्ता में गए, सत्ता में जाकर अपने फ़ायदे की, अपने जो शत्रप है उनके फ़ायदे का काम किया। अब उसका कभी ना कभी फल जो है वो मिलना ही तय था। अब वो मिला उनके भतीजे के द्वारा, क्योंकि अजित पवार ने एक तो उनकी पार्टी तोड़ी और पार्टी तोड़ने के बाद लोकसभा में चाहे उन्हें अच्छा परिणाम मिला, पर विधानसभा में आज शरद पवार की ऐसी हालत हो गई है कि जो जिन पार्टी, छोटी छोटी पार्टियों को शरद पवार पहले चिढ़ाते थे, राज ठाकरे जैसे, कि अब ऐसी परिस्थिति आ गई है कि शरद पवार उन्हीं लाइन में जाकर बैठे हैं। ये अगर हम कहें तो ये गलत नहीं होगा। अब इससे भी उनकी हालत बदतर करने के लिए ऐसी खबर आ रही है कि अमित शाह ने अजित पवार को ऑपरेशन लोटस सौंप दिया है। यानी शरद पवार के पास जो 8 सांसद और जो 10 बचे कुचे विधायक उनके चुनकर आए हैं, उसे भी अपनी और एनडीए में शामिल करवाने के लिए अजित पवार को एक मिशन अब सौंप दिया गया है और सारी मदद बीजेपी की ओर से उन्हें की जाएगी, ऐसा आश्वासन भी अजित पवार को दिया गया है, ऐसे सूत्रों द्वारा खबर आ रही है। अब देखिए दोस्तों, ये पॉसिबल है, एकदम इजीली पॉसिबल है, क्योंकि शरद पवार के जो शत्रप है जयंत पाटिल जैसे, ऐसा कहा जा रहा है कि ये ऑलरेडी अजित पवार के कांटेक्ट में है। अब इससे फ़ायदा एक है बीजेपी का कि जो 8 सांसद में से अगर 6 भी अगर समझिए कि एनडीए में शामिल हो जाते हैं, बीजेपी में उन्हें शामिल होने की ज़रूरत ही नहीं है, ना ही उन्हें विचारधारा के विरुद्ध जाना है। उन्हें तो बस शरद पवार की पार्टी छोड़कर जो असली राष्ट्रवादी है अजित पवार की पार्टी में शामिल होना है, जैसे कि मतलब उससे उन्हें कोई ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। ऐसे में उन्हें मंत्री पद मिल जाएगा, कैबिनेट मिनिस्ट्री भी अजित पवार को मिल जाएगी, और उसके लिए अजित पवार, मुझे लगता है ये मिशन पूरी जान लगाकर करने वाले हैं। अब देखिए, ये शरद पवार के जो साथी है, जो बचे कुछ है, ये आराम से शरद पवार का साथ छोड़ देंगे। ये इतनी श्योरली मैं कह सकता हूँ, क्योंकि शरद पवार ने भी ज़िंदगी भर यही किया है। कांग्रेस को धोखा दिया, पुलोत को धोखा दिया, अपनी पार्टी अलग बनाई, अपनी पार्टी अलग बनाते हुए भी जो साथी दल थे उन्हें भी लगातार धोखा दिया। शिवसेना के साथ सरकार बनाई, उसी उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया, जिसे मुख्यमंत्री बनाया उसी की टीका अपनी पुस्तक में की कि मैंने ऐसा मुख्यमंत्री बना दिया कि जो मंत्रालय में सिर्फ 2 बार जाता है। ऐसा अपमान शायद पहली बार किसी ने महाराष्ट्र में किसी और का नहीं किया होगा। ऐसे शरद पवार ने अपने साथी दल उद्धव ठाकरे की पार्टी का ही कर दिया। अब देखिए, उनके जो साथी है, मतलब जो पार्टी के जयंत पाटिल जैसे, उन्होंने भी यही सीखा है। अब शरद पवार के साथ जो लोग अभी मौजूद है वो अपने फ़ायदे के लिए ही इस इलेक्शन में आए थे, जैसे समरजीत घाटगे हो गए। ये जो लोग थे ये आए किस लिए थे? मंत्री पद के लिए। कुछ तो इनके मन में होगा। ऐसे ही शरद पवार के पास तो कोई आता नहीं, क्योंकि शरद पवार की पार्टी की ना कोई विचारधारा है, ना कोई एक एजेंडा है। उनके एजेंडा बस यही है कि सत्ता में जाओ, मज़े करो, और जब जनादेश जब आए उसका अपमान करो और कैसे भी करके सत्ता में जाओ। यही एजेंडा शरद पवार का हमेशा से रहा है, और यही उन्होंने अपने साथियों को भी सिखाया है। और अब जबकि शरद पवार के पास सिर्फ 10 विधायक ही बचे हैं, सांसद भी जो बचे हैं वो भी अब किसी काम के नहीं है, क्योंकि सत्ता तो इंडिया अलायंस की आ नहीं रही है, नंबर्स नहीं है, तो वो 8 सांसद किसी भी काम के नहीं है, मतलब उनकी ज़ीरो वैल्यू है। अगर वो एनडीए में शामिल होते हैं तो उनमें से किसी सांसद को मंत्री पद मिल सकता है, कोई शायद अभी महाराष्ट्र का मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उसमें शायद उनमें से किसी को मंत्री पद मिल जाए। तो ये ओवरऑल पिक्चर देखते हुए उनमें से अधिकतर लोग अजित पवार के साथ जाने के लिए मुझे लगता है एक ही कॉल में मान जाने वाले हैं। तो ऐसे में अजित पवार के लिए इसके पीछे कई सारे फ़ायदे, जो मैंने पहले आपको बताया कि कैबिनेट मंत्रालय तो उन्हें मिलेगा ही, पर अपने जो कोर वोटर्स जो अभी तक अजित पवार के पास नहीं आए हैं,
ये मैं इतना श्योरली कह रहा हूँ क्योंकि आप नंबर्स की तरफ देखेंगे तो लोकसभा में शरद पवार की पार्टी को कुछ 10% के आसपास वोट शेयर मिला था। अब विधानसभा में शरद पवार का वोट शेयर घटने की बजाय 2% बढ़ा है, यानी शरद पवार ने अपना वोट शेयर इंटैक्ट रखा है। अजित पवार के जो 41 MLAs जीत कर आए हैं वो एक्चुअली बीजेपी के वोट और शिवसेना के कुछ वोट और संघ के लोगों ने जो मेहनत की है, यानी बेसिकली हिंदुत्व के वोटर्स की वजह से ही वो 41 MLAs जीत कर आए हैं अजित पवार के। अब अजित पवार के पास जो वोटर्स अभी आए हैं वो हमेशा के लिए उनके पास रहेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये श्योर नहीं कि अजित पवार कल को अलग हो जाते हैं तो उनके पास हिंदुत्व के वोटर्स किस लिए आएंगे। तो अपने वोटर्स को, राष्ट्रवादी के ओरिजिनल वोटर्स को अपनी ओर खींचने के लिए पहले तो उन्हें शरद पवार का जो ऑप्शन है वो इरेज करना पड़ेगा। अब उसे इरेज करने के लिए उनके विधायक और सांसद उन्हें अपनी ओर लाने होंगे, और एक बार के लिए शरद पवार का ऑप्शन मार्केट से हट गया तो एज अ राष्ट्रवादी का जो वोट बैंक है वो अजित पवार को आसानी से मिल जाएगा। अब दूसरा फ़ायदा ये है कि पवार फैमिली का अगर हेड बनना है अजित पवार को, जो बची कुची राष्ट्रवादी है वो भी अपनी ओर खींचनी होगी, क्योंकि शरद पवार जब तक मौजूद है उनके मौजूदगी में अजित पवार कभी भी पवार फैमिली का एज एन चीफ नहीं बन सकते। क्योंकि आज भी अगर आप देखेंगे तो अजित पवार शरद पवार के विरुद्ध बोलते हुए बहुत ही कम दिखाई देते हैं, या यूँ कहे कि दिखते ही नहीं है, क्योंकि लोकसभा से उन्होंने ऑलरेडी सीख लिया है कि सुनेत्रा पवार को जो मैदान में उन्होंने उतारा था उसका कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो ऐसे में फैमिली का चीफ बनने के लिए कैसे भी करके पावर अपने हाथ में होना ज़रूरी है। अब मंत्रिमंडल में तो वो शामिल है, वो मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री तो वो बन ही गए हैं, बट ओवरऑल पार्टी अपनी ओर खींचना, मतलब सभी राष्ट्रवादी, मतलब क्या होता है कि आपके पास एज इन कोर्ट ने तो आपके पास राष्ट्रवादी दे दी है, पर एक इमोशनली वोटर जब तक ये मान नहीं लेते कि शरद पवार ने भी आपको अब ऑफिशियली राष्ट्रवादी सौंप दी है, तब तक अजित पवार ऑफिशियली पवार फैमिली के चीफ नहीं बन पाएंगे। और वो बनने के लिए सभी विधायक और सांसद उनके पास होने ज़रूरी है। और अगर ऐसा होता है तो मजबूरी में शरद पवार को भी अब अपनी उम्र का लिहाज करते हुए और अपनी बेटी का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए अजित पवार को ना चाहते हुए भी सपोर्ट देना ही होगा। अब विधायकों की वैसे ज़रूरत नहीं है एनडीए को, महायुति को, क्योंकि इतने ज़्यादा विधायक है। ज़रूरत है वो 8 सांसदों की, क्योंकि बहुमत नहीं है एनडीए का और उसे जितना हो सके क्लोज, मतलब एनडीए का बहुमत है, बीजेपी का नहीं है। तो ऐसे में एनडीए को और ज़्यादा मजबूत किया जाए, जितने भी विधायक आ रहे हैं। दूसरी ओर ऐसे भी खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के भी जो 7 या 8 सांसद है, 9 सांसद है, उनको भी अपनी ओर मतलब शिंदे की शिवसेना में शामिल करने के लिए प्लान चालू हो चुका है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अजित पवार इस मिशन में सक्सेसफुल होंगे? आपके ओपिनियन में कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।